दोस्तों, आज हम सारे प्लांट के लिए एक मिट्टी तैयार करेंगे जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि मिट्टी में 17 तरह के पोषक तत्व पाया जाता है, लेकिन हम जो प्लांट गमले में लगाते हैं उसको अलग से कुछ फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता होती है। मिट्टी भी उस तरह से तैयार करना चाहिए जिससे कि हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छा हो, सारे फर्टिलाइज़र उनको मिल पाए। यहाँ उसके लिए कौन कौन से सामग्री लेना चाहिए, क्या क्या फर्टिलाइज़र लेना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, जो मिट्टी तैयार कर रहा हूँ मैं वो सारे पौधे के लिए होगा। मैं बारी बारी से आपसे चर्चा करूँगा कि किस पौधे के लिए, इंडोर प्लांट हो चाहे आउटडोर प्लांट हो, फ्रूट प्लांट हो, फ्लावर प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो, उसके लिए किस तरह से मिट्टी तैयार करते हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। देखिए, फ्रूट प्लांट के लिए भी आप अच्छे से मिट्टी तैयार कर सकते हैं। आप फ्लावर प्लांट के लिए करना चाहे उसके लिए भी मैं शेयर करूंगा, आपके पास वेजिटेबल के लिए भी शेयर करूंगा कि किस तरह से मिट्टी तैयार करें कि हमारे इंडोर प्लांट भी बहुत अच्छे से चले, इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छा हो, इसकी सुंदरता भी अच्छा हो, चाहे वो सकुलेंट हो चाहे अडेनियम हो। उसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करना है जिसमें हमें सारे पोषक तत्व उस पौधे को मिल जाए वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, मिट्टी को हमेशा धूप में सुखा लीजिएगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये जो मिट्टी है मैंने पूरी तरह से सुखा लिया है उसको। जब भी आप यूज़ करें, चाहे वो ग्राउंड से लेके आते हैं या आपके घर में गमले से निकालते हैं, तो उसको एक बार सूखा जरूर लीजिएगा। इसमें बहुत सारे तरह के छोटे छोटे कीड़े आपको दिखेंगे। साथ ही इसमें अगर कोई पत्थर, प्लास्टिक, कांच वगैरह हो तो उसको देख लीजिएगा, उसको निकाल लीजिएगा। तो पहले मैं वेजिटेबल और फ्रूट प्लांट, जो हमारे घर के इंडोर में भी जो फ्लावर प्लांट है उसके लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आपके जो इंडोर परमानेंट प्लांट है उसकी, जिस तरह से एग्लोनिमा है, उसकी मिट्टी शेयर करूंगा। फिर आपके सकुलेंट के लिए आपसे बात करूंगा और अडेनियम के लिए भी मिट्टी किस तरह से तैयार करते हैं तो वो मैं तैयार करूँ। नॉर्मली जो हम मिट्टी तैयार करते हैं जो बड़े पौधे के लिए है, तो उसमें हम क्या लेते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, 50% गार्डन सॉइल लेंगे। जब भी सॉइल आप ले तो इस तरह से होना चाहिए, बारीक होना चाहिए हमेशा, वो सबसे अच्छा रहता है। अगर ये बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े हैं या ढेले हैं उसको आप तोड़ दीजिएगा। अगर नहीं टूटता है तो हल्का सा आप पानी स्प्रे कर दीजिए। मिट्टी पे थोड़ा सा पानी आप स्प्रे कर देंगे तो क्या होता है, वो बहुत आसानी से टूट जाता है मिट्टी। अगर आप जब भी सुखा लेते हैं, उसमें बड़े बड़े मिट्टी है, उसको एक तरफ साइड कर लीजिए और उसको थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद आप देखेंगे 2-3 घंटे के बाद उसको अगर हल्के हाथों से या किसी भी चीज़ से थोड़ा सा इस तरह से उसको प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से टूट जाता है। तो इस तरह से बारीक मिट्टी कर लीजिएगा। देखिए, वेजिटेबल प्लांट के लिए, फ्रूट प्लांट के लिए आप 50% मिट्टी लीजिएगा, और इंडोर प्लांट हो तो आप इसके लिए जो बेल्डन मिट्टी चाहिए हमें, इसके लिए आप 30 से 40% ले सकते हैं। फ्लावर प्लांट के लिए, अदर प्लांट के लिए आप 40% ले सकते हैं। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 20% लीजिए, इसमें भी 20% लीजिए। तो मैं यहाँ 50% मिट्टी ले रहा हूँ बड़े प्लांट के लिए। इस तरह के जो फ्लावर प्लांट है, वेजिटेबल प्लांट है, फ्रूट प्लांट है, उसके लिए 50% ले रहा हूँ। इसमें क्या क्या मिलाना है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, आपके पास अगर राइस हस्क है तो बहुत अच्छा काम करता है राइस हस्क, और राइस हस्क हमेशा हाफ डाइल्यूट होना चाहिए। आप जब भी लाते हैं मिल से, ज़्यादातर आपको मिल में ही मिलेगा, या ऑनलाइन मंगवाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है। हमारे यहाँ 5 रुपये किलो मिल जाता है ये राइस हस्क। मिल से लाना पड़ता है, और मिल से लाने के बाद वो उसमें कांटे रहते हैं जो हमारे इंडोर प्लांट के लिए, छोटे प्लांट के लिए, इसकी जो रूट है उसको ख़राब कर देता है। तो उसको लाने के बाद क्या कीजिए, किसी बोरी में रख के पानी डाल दीजिए। अगर आप उसमें थोड़ा सा छाछ, मठा, बटर मिल्क या जैगरी, गुड़ मिलाना चाहे तो मिला के उसको रख दीजिएगा, तो ये डाइल्यूट हो जाती है, इसके कांटे टूट जाता है। या जल्दी अगर आपको यूज़ करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कढ़ाई में लेके थोड़ी सी भून सकते हैं, हाफ ब्राउन कलर का कर लेंगे तो उसमें कांटे भी टूट जाता है, साथ ही उसमें हमें कार्बन भी मिल जाता है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। राइस के बाद आप थोड़ी सी मात्रा में
कोकोपीट जरूर मिलाइएगा। 50% गार्डन सॉइल, 10 से 20% राइस हस्क और 10% कोकोपीट मिलाइए। अभी गर्मी के टाइम है, कोकोपीट बहुत अच्छा काम करेगा, पानी को हल्का होल्ड करके रखेगा, आपको बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। गर्मी में जब भी आप प्लांट रिपोर्ट करते हैं या प्लांट लगाते हैं तो उसमें कोकोपीट ज़रूर मिलाइएगा। कोकोपीट सारे पौधे के लिए बहुत अच्छा काम करता है, इसमें पानी को होल्ड भी करके रखता है, साथ ही इसमें कई तरह के खनिज पदार्थ भी कोकोपीट में पाया जाता है। देखिए इसमें मेरे पास रखा हुआ है डाइल्यूट किया हुआ लिप कंपोस्ट, आप बोल सकते हैं इसको। पूरी तरह से कंपोस्ट तैयार होने में बहुत समय लगता है, 7-8 महीने, कई बार 9 महीने तक लग जाता है। ये मेरे हाफ डाइल्यूट किया है, 2-3 महीने होगा इसको पानी देके मैंने रख दिया था। इसमें बटर मिल्क मिलाया था, गुड़ मिलाया था और थोड़ी सी बेसन की पानी भी मिलाया था। बेसन की पानी में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है, जो इसमें जो मगट्स तैयार होते हैं या जो बैक्टीरिया तैयार होता है वो जल्दी से इसको कंपोस्ट बना देता है। तो ये अगर आपके पास हो तो आप मिला सकते हैं। अगर आपके पास सूखा मिट्टी है तो आप उसको क्या कीजिएगा, गमले में डालिएगा नीचे। जब गमले तैयार करते हैं, पॉट तैयार करते हैं, उसके नीचे डालिएगा। और आपके पास ऐसे इस तरह से कंपोस्ट बना होगा या हाफ कंपोस्ट ही बना होगा। जब भी आप पत्तियों को लेते हैं तो ध्यान रखिएगा कि पत्तियां पूरी तरह से सूखा हो। सूखा होने के बाद फिर उसको कंपोस्ट तैयार कीजिए। गीले पत्तियों में कंपोस्ट नहीं तैयार कीजिए, उसमें फंगस, बैक्टीरिया, कीड़े बहुत जल्दी लगता है। तो इस तरह से आपके पास हो तो आप डाल दीजिएगा, नहीं तो सूखे पत्ती जो है वो आप नीचे गमले में डाल सकते हैं। यहाँ देखिए मैं ले रहा हूँ थोड़ी सी मात्रा में 10% करीब रिवर सैंड। आप सभी जानते हैं रिवर सैंड जो है वेल्डन मिट्टी तैयार करता है और मिट्टी को आपस में जोड़ता नहीं है। जब मिट्टी होती है उसके बीच में जब रिवर सैंड आता है तो मिट्टी आपस में जुड़ता नहीं है और क्ले टाइप का नहीं बनता है। हमारे जो पॉट बनता है, जो मिट्टी होती है वो बहुत ही वेल्डन तैयार होता है। तो 10% आप इसको ज़रूर लीजिएगा, चाहे वो इंडोर प्लांट हो, सकुलेंट प्लांट हो या एडेनियम प्लांट हो या वेजिटेबल या है। अगर आप इंडोर प्लांट में रिवर सैंड की यूज़ करते हैं थोड़ी मात्रा बढ़ा दीजिएगा, सकुलेंट में बढ़ा दीजिएगा, एडेनियम में भी थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा सैंड की मात्रा। इसमें आप बिल्कुल कंपोस्ट डालेंगे, वर्मी कंपोस्ट या आपके पास अगर काउडंग कंपोस्ट है तो वो भी डालिएगा। ये आप 20% डालेंगे पर्याप्त है। अगर आपके पास पुराने गोबर खाद है तो उसको 30% डालिए, क्योंकि ये जो वर्मी कंपोस्ट होता है गोबर खाद से 3 गुना ज़्यादा शक्तिशाली, पावरफुल होता है। इसलिए मैं यहाँ पे 20% वर्मी कंपोस्ट ले रहा हूँ। वर्मी कंपोस्ट मैं घर पे तैयार करता हूँ, आप भी अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। इसकी पुराने वीडियो है मेरे पास, आप चाहे तो देख सकते हैं मेरे वीडियो में जाके। वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है बहुत ही आसानी से, आप 2-3 महीने में तैयार हो जाता है। क्योंकि वैसे ही गोबर जो है, गाय जो है उसको पत्तियों को, घास को डाइल्यूट कर चुका होता है और बाकी जो बचता है वो अर्थवम उसको डाइल्यूट कर देता है। तो बहुत ही बेहतरीन कंपोस्ट तैयार होता है घर पे। इसमें कोई भी मिलावट वगैरह कुछ भी नहीं होता, बिना मिलावट रहित ये आपको बन जाएगी। अब क्या करेंगे, देखिए इन जो चीज़ों में इसमें हम इसकी मिट्टी की ट्रीटमेंट करेंगे। इसके लिए हम फंगिसाइड यूज़ करेंगे। अगर आप केमिकल फंगिसाइड यूज़ करते हैं तो जो आप ऑर्गेनिक फंगिसाइड होता है इसमें जो फर्टिलाइज़र डालते हैं उसको नष्ट कर देता है। तो आप केमिकल डालें तो केमिकल यूज़ कीजिए, अगर ऑर्गेनिक फंगिसाइड यूज़ करते हैं तो सारे में ऑर्गेनिक ही यूज़ कीजिए। देखिए मेरे पास यहाँ पे फंगिसाइड के रूप में 2 चीज़ है, 3 चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। सूडोमोनास, जहाँ देख पा रहे हैं ये सूडोमोनास है, ये भी अच्छा ऑर्गेनिक फंगिसाइड है। ट्राइकोडर्मा है, ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप राख, वुडन ऐश, इसके भी थोड़ी मात्रा में यूज़ कर सकते हैं इसको। उसके साथ ही आप नीम खली ये भी यूज़ करेंगे, ये भी फंगिसाइड का भी काम करता है, साथ में ये NPK के भी काम करता है। तो मैं यहाँ पे राख नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं और ये कोई चीज़ नहीं मिलता है तो राख को अच्छे से मिला के उसको अच्छे से रख दीजिएगा। या मैं यहाँ पे राख का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ट्राइकोडर्मा ले रहा हूँ। अब ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, राख, हल्दी, दालचीनी पाउडर,
ये इसमें से कोई भी चीज़ आप इसको डालेंगे तो ये अच्छा फंगस को ख़त्म करने का काम करता है, एंटी फंगस का काम करता है। मैं यहाँ राख और सुडोमोनास नहीं ले रहा हूँ, कोई एक चीज़ ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो सुडोमोनास और ट्राइकोडर्मा दोनों मिला के भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम करता है, जिसमें जो भी बैक्टीरिया फंगस वगैरह होता है, निमोटोड वगैरह होता है, इसको ख़त्म कर देता है और अपना ही एक अलग बैक्टीरिया तैयार करता है, जो हमारे मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास डाला है, इसलिए ये जो साफ फंगिसाइड इसका मैं यूज़ नहीं करूँगा। अगर आप साफ फंगिसाइड का यूज़ करते हैं तो ये सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा, इसको नष्ट कर देगा। ये केमिकल है, ये दोनों ऑर्गेनिक है, उस खराब कर देगा, नष्ट कर देगा, उसका कोई क्रिया नहीं मिलेगा, आपको मिट्टी में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। साथ ही ये क्या करता है, जो अर्थवर्म है उसको भी ख़त्म कर देता है। जितने भी हमारे मित्र कीट है छोटे छोटे, वो उसे भी ख़त्म कर देता है। तो ये जब मिट्टी को ट्रीटमेंट करना है तो ही कीजिएगा, डाईबैक में कीजिएगा। कोई पौधा ख़राब हो रहा है तो उस स्थिति में आप इसको थोड़ी मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी मात्रा में नीम खली पाउडर मिला देंगे। नीम खली जब भी लाइए तो बहुत बारीक नहीं होना चाहिए, पाउडर के रूप में हो तो उसमें मिलावट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। आप इसको सूंघ के भी देख सकते हैं, ये दाने दाने हो, वो सबसे बेहतर काम करता है नीम खली। तो आप नीम खली पाउडर ले आइएगा और उसको डालिएगा, तो ये फंगिसाइड भी काम करेगा, फंगिसाइड का। और साथ में ये NPK का बहुत अच्छा स्रोत होता है। ये हमारे मिट्टी में जो भी बैक्टीरिया फंगस है उसको भी ख़त्म करने के काम करता है। शायद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम भी मिट्टी में उपलब्ध कराता है, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा है। आप एक गमले के लिए 50 ग्राम डाल देंगे या एक मुट्ठी डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। देखिए, इसके बाद मैं यहाँ ले रहा हूँ बोन मिल। आप देख पा रहे हैं बोन मिल बहुत ही अच्छा काम करता है पौधे के लिए। बोन मिल डालेंगे किसी पौधे के लिए, पौधे के लिए जो मिट्टी तैयार करते हैं, वो बहुत ही अच्छा काम करता है। बोन मिल के बाद आप क्या डाल सकते हैं, अब बोन मिल नहीं डालना चाहे तो आप रॉक फास्फेट डाल सकते हैं। रॉक फास्फेट भी, इसमें भी फास्फोरस और पोटेशियम, कैल्शियम की मात्रा पाया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा बोन मिल काम करता है। क्योंकि देखिए, ये बोन मिल जो है, जब वो लोग तैयार करते हैं तो उसको भाप में इसको तैयार करते हैं, साफ़ करके, गर्म पानी से साफ़ करके तैयार करते हैं। तो उसमें ज़्यादा आप चिंता ना करें, कोई ख़राबी नहीं रहती है। पूरे ट्रीटमेंट करने के बाद ही बोन मिल तैयार किया जाता है, क्योंकि ये हड्डियों को चूरा होता है जानवरों के, मछलियों के। तो ये बहुत अच्छा काम करता है हमारे पौधे के लिए। अगर आपके पास सरसों की खली है तो थोड़ी सी मात्रा में डाल सकते हैं, क्योंकि सरसों की खली में बहुत जल्दी फंगस लग जाता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मूंगफली की खली डालता हूँ। आपके पास सोयाबीन खली हो, मूंगफली खली हो, या महुआ होता है उसकी खली हो, तो ये डालेंगे। ये वेजिटेबल प्लांट के लिए, फ्रूट प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है ये मूंगफली की खली। आपके पास अगर कैल्शियम नाइट्रेट हो, उसकी कुछ दाने डाल सकते हैं। ये ऑर्गेनिक भी मिलता है, आप बाज़ार से लेंगे तो ऑर्गेनिक भी मिल जाता है, कैल्शियम के पाउडर या कैल्शियम के दाने, जो लंबे समय तक हमारे पौधे को कैल्शियम देता है, जिससे हमारे फ्रूट या फ्लावर जो है इसकी संख्या बढ़ जाती है, फल फटता नहीं है, बहुत अच्छा काम करता है। बोरोन भी डालेंगे तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। आपके पास सीवीड हो, सीवीड अगर डालना चाहे तो इंडोर प्लांट के लिए तो बहुत अच्छा काम करेगा। परमानेंट प्लांट, इंडोर प्लांट या सकुलेंट प्लांट हो एडेनियम में, इसमें अगर सीवीड डाल देते हैं तो सीवीड के दाने भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके पास मूंगफली हो, देखिए यहाँ पे मूंगफली के बारीक बारीक पाउडर है, अगर आपके पास इस तरह से हो तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी फर्टिलाइज़र डाल दिया है। अगर कोई चीज़ नहीं हो तो मूंगफली के छिलके भी डाल सकते हैं, लेकिन कभी भी आप इस तरह से मत डालिएगा। इस तरह से जो छिलके हैं वो कभी भी यूज़ मत कीजिएगा। इसमें जब पानी पड़ता है तो इसमें सबसे ज़्यादा कीड़े लगता है, इसमें बैक्टीरिया, फंगस, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा भी होती है कुछ % में, तो वो जल्दी ही फंगस लग जाता है, बैक्टीरिया लग जाता है और आपके पौधे को ख़राब करता है। इसलिए केले के छिलके, मूंगफली के छिलके, प्याज के छिलके, आलू के छिलके जब भी डालें तो इस तरह से सुखा के पाउडर कर लीजिएगा, तो वो आप डाल सकते हैं। अंडे को भी आप पूरे साबुत अंडे को मत डालिएगा, वो भी कई साल लग जाते हैं डाइल्यूट होने में।
अगर इस तरह से बारीक हो, पाउडर किया हो तो वो आप डाल सकते हैं। चूँकि मैंने कैल्शियम नाइट्रेट डाल दिया इसलिए मुझे ये अंडे के छिलके डालने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह नहीं मिले तो आप उस स्थिति में अंडे के पाउडर जो है बना के सूखा रखिए और उसके पाउडर बना के डाल सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा काम करता है। देखिए इस तरह से मैंने सारे चीज़ ले लिया। इसमें मैं थोड़ा सा लूँगा एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट क्या करता है, हमारे पौधे की जड़ को भी अच्छा मजबूत बनाता है, साथ ही पत्तियों को लश ग्रीन करता है। चूँकि हम बैलेंस NPK वगैरह नहीं ले रहे, केमिकल नहीं यूज़ कर रहे हैं, जैसे बैलेंस NPK होता है 19-19-19, वो उसमें भी नाइट्रोजन काफ़ी मिलता है जो हमारे पौधे की ग्रोथ को भी बढ़ाता है और साथ में पत्तियों को भी हरा बनाता है। तो ये अगर आप आधे चम्मच एक पौधे के लिए, एक गमले के लिए आधा चम्मच एप्सम साल्ट लेंगे तो बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिलाएंगे। मिला के आप देखिएगा, मिला के नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, मैं सीधा इसको यूज़ नहीं करूँगा। इसको मिलाने के बाद इसको हम सीधा यूज़ नहीं करेंगे। जब भी इसको आप मिलाते हैं उस समय क्या कीजिएगा, थोड़ी सी पानी स्प्रे कर दीजिए। इस पे पानी स्प्रे कर दीजिए। जब भी मिलाते हैं पानी स्प्रे करते रहिए और इसको अच्छे से मिलाते रहिए, ताकि ये जो हमने फर्टिलाइज़र वगैरह डाला है ये मिट्टी के साथ बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। हमारी मिट्टी बहुत अच्छा बनेगा इससे। पानी से मिला के पानी डालते रहिए, उसको मिलाते रहिए। और मिलाने के बाद देखिए मैं इसको किस तरह से यूज़ करूँगा, कितने दिन के बाद यूज़ करूँगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। गमले में किस तरह से यूज़ करना है, इसको हम अभी तुरंत के लिए यूज़ नहीं करेंगे। इसको किस तरह से यूज़ करेंगे मैं अच्छे से मिला लेता हूँ, उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए इसको नीचे मिलाना ही सबसे बेहतर होगा। देखिए मैंने यहाँ नीचे इसको, ऊपर मिलाना ठीक से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसमें जो भी फर्टिलाइज़र हमने डाला है वो सारे बराबर मिल जाए चारों ओर, इसलिए हमने नीचे इसको कर दिया है। और करके जब भी हम मिलाते रहे तो हम थोड़ी मात्रा में इसको पानी से स्प्रे भी करते रहे। इसको नम बना के रखेंगे। नम बना के रखेंगे, नमी बनी रहेगी तो क्या होगा कि जो हमारे फर्टिलाइज़र है ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। इसमें पूरी अच्छे तरह से डाइल्यूट हो जाएगा, धीरे धीरे गलेगा फर्टिलाइज़र। इस तरह से आप पानी डालते रहिए और उसको मिलाते रहिए, बार बार कर दीजिए। इसको पूरे नम होना चाहिए। जब भी हम इसको यूज़ करेंगे कुछ दिन रुक के करेंगे, अभी एकदम तत्काल इसकी यूज़ नहीं करेंगे। किस तरह से करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए पानी जब डालेंगे उसके बाद जो है इस तरह से होना चाहिए, हाथ में रखो तो मुट्ठी बन जाए और खोलो तो ये छूट जाए। इतना पानी इसमें हम डालेंगे। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया, पानी मिला के इसको पानी भी मिलाते रहा और इसको मिक्स करता रहा। अगर आप चाहे तो इस तरह से हाथ से भी इसको इस तरह से मिला सकते हैं। पानी डालते रहिए और इसको मिक्स करते रहिए और तब तक डालिए जब तक कि इसको बनाने के बाद इस तरह से लड्डू बन जाए और जब छोड़े तो ऐसे हल्का हो जाए। इतना पानी डालिए इसमें। अब क्या करेंगे, इसको हम इसको अभी भी यूज़ नहीं करेंगे। इसको यूज़ कैसे करना है वो देखिए। ये बनने के बाद आप इसको गमले में भर दीजिए। मिट्टी जो है जितना आपको लगता है ये गमले के लिए उतना मिट्टी आप इसमें फिल कर दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे गमले में पूरे मिट्टी भर दिया है। बाकी जो शेष मिट्टी है उसको मैंने पॉली बैग में रख दिया है, या आप चाहे तो बोरी में भर के उसको बांध के रख दीजिए। और उसको क्या कीजिए, गमले में रखने के बाद इसको अच्छे से इसको ढक दीजिए। इसमें क्या होगा, ये जो मिट्टी है और जो हमारे फर्टिलाइज़र है वो आपस में क्रिया करके इतनी बढ़िया आपकी मिट्टी तैयार करेगा। 15 दिन के लिए आप इस तरह से रख दीजिए। उसके बाद 15 दिन के बाद निकाल के हल्की सी धूप दिखाइए। थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा अगर डालना चाहे फंगिसाइड तो उसमें डाल के फिर इस मिट्टी का यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके फल फूल, इंडोर प्लांट सभी के लिए बहुत ही अच्छा मिट्टी तैयार होगा। तो धन्यवाद सभी को।